नमस्कार। न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम नेशनल वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज नेशनल वॉइस का विषय है बजट। हम इस कार्यक्रम में करेंगे बजट को समझने की कोशिश, जिससे सामान्य दर्शक भी 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट को आसानी से समझ सकें। तो आइए शुरू करते हैं नेशनल वॉइस। जैसा कि आप जानते हैं कि 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट पेश करेंगी, लेकिन हमारे आम दर्शक इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाते। आज हम पिछले बजट के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए अर्थशास्त्र के विद्वानों से इसे समझने और समझाने का प्रयास करेंगे। आने वाला बजट कैसा होगा यह जानने का प्रयास करेंगे। इस कार्यक्रम में कुछ राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता भी रहेंगे, जिनसे जानने का प्रयास करेंगे कि वो पिछले बजट में कौन सी कमी देखते हैं जो इस बजट में पूरे होने चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं केंद्रीय बजट। भारत का लेखा जोखा यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण 1 फरवरी को भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में पेश करेंगी। यह उनका लगातार 8वां बजट होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में इसका उल्लेख मिलता है, जिसे राष्ट्रपति अपने मंत्री से सदन में प्रस्तुत कराते हैं। व्यवहारिक रूप से इसे वित्त मंत्री पेश करते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि 1 फरवरी को भारत का बजट सदन में पेश होगा। आज हम इसी बजट को समझने और समझाने का प्रयास करें, और इसके लिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हैं। हम उनसे आपका परिचय कराएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको एक बजट जो 2024-25 में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कितना राजस्व व्यय था, कितना पूंजीगत व्यय था और पूंजीगत परिव्यय, ऋण एडवांस, कुल आय व्यय क्या था, ये हम आपको पहले बताते हैं कि आय व्यय कितना था 2025 और 2024-25 के बजट में क्या अनुमान लगाया गया था। आइए हम उस पर नजर डालते हैं। पहला ग्राफिक्स है ये, और हम इसे आप देख सकते हैं कि कुल व्यय जो था वो 48,40,512 करोड़ रुपए का था और प्राप्तियां 32,07,200 करोड़ की। यानी कि आप अंतर देख सकते हैं कि आय और व्यय में अंतर है, यानी व्यय ज्यादा है, इसका अनुमान ज्यादा लगाया गया था और प्राप्तियों का अनुमान कम था। हालांकि बजट में अक्सर ये होता है। अब ये आय व्यय यानी कि सीधा सीधा मतलब ये है कि 1 वर्ष के आय व्यय के लेखे जोखे को, जो कि अनुमान पर आधारित होता है, उसे हम बजट कहते हैं। और जो भारत का वार्षिक वित्तीय विवरण है वो 31 मार्च से 1 अप्रैल तक चलता है, साधारणतया यह माना जाता है। तो एक जो 31 मार्च है और उसे 1 अप्रैल तक के जो वित्तीय विवरण पेश किए जाएंगे वो 1 फरवरी को हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी 2025-26 का बजट पेश करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि राजस्व जो व्यय हैं वो कई प्रकार के होते हैं। उसमें राजस्व व्यय है, पूंजीगत व्यय है। आप ये देख सकते हैं कि 2024-25 में राजस्व व्यय का जो अनुमान लगाया गया था वो जो 37,09,401 करोड़ का था और पूंजीगत व्यय का अनुमान 11,11,111 करोड़ का था। यानी कि आय व्यय हम अपने जो हमारे साथ अर्थशास्त्री जुड़ेंगे उनसे ये पूछेंगे और जानेंगे कि ये राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय क्या है। और साथ ही साथ अगर जो आगे हम नजर डालें तो पूंजीगत व्यय, पूंजीगत परिव्यय भी आता है। एक पूंजीगत परिव्यय यानी कि 9,18,695 करोड़ रुपए का ऋण और एडवांस का जो इसमें दिया गया है व्यय, वो 1,92,416 करोड़ रुपए का है। तो ये है व्यय। यानी कि बजट को तो हम और आप समझ लिए, लेकिन अब व्यय क्या है
पूंजी राजस्व व्यय क्या है, पूंजीगत व्यय क्या है और पूंजीगत परिव्यय क्या है, अपने विद्वान से हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे आपका पहले परिचय करा दें। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, इसमें पॉलिटिकल जो है पार्टियों के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो सबसे पहले हम परिचय करा दें अपने मेहमानों से। अनिल सिंह चौहान जी, कांग्रेस प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। मोहित गर्ग जी, बीजेपी प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और साथ ही साथ जो अर्थशास्त्र की भाषा है, इसे समझने और समझाने के लिए हमारे साथ जो अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़े हैं, इकोनॉमिस्ट जो जुड़े हैं, प्रशांत द्विवेदी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। शुरुआत आपसे करते हैं क्योंकि कुछ शब्द समझने हैं, समझाने हैं हमारे दर्शकों को। तो सबसे पहले, जैसे कि हमने व्यय के बारे में तो अपने दर्शकों को बता दिया, तो उसके बारे में हम आपको तकलीफ नहीं देंगे, लेकिन कुछ और शब्दावली है। जैसे राजस्व व्यय है, राजस्व व्यय के जो प्रकार होते हैं बजट में, राजस्व व्यय है, पूंजीगत व्यय है और पूंजीगत परिव्यय है। तो सबसे पहले हम आपसे समझना चाहेंगे कि राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में अंतर क्या होता है। राजस्व व्यय और चार प्रकार के घाटे होते हैं, और इसमें दो मुख्य व्यय के दो प्रकार, राजस्व व्यय और एक पूंजी। राजस्व व्यय का अर्थ होता है, जैसे एक उदाहरण बताऊं कि आपके जो चैनल है, अभी कोई कंपनी परिचालन में जो काम कर रहे हैं, कोई पूंजी सृजित नहीं होती, केवल काम चलने के लिए जो व्यय किया जाता है, जैसे आप नौकरी के लिए उसको वेतन देते हैं, पेंशन देते हैं, आपका जो रोज का खर्च है, ये सारा राजस्व व्यय होता है। लेकिन आप अगर कोई बिल्डिंग खड़ी करते हैं, पूंजी का सृजन करते हैं, तो उसको कहा जाता है पूंजीगत व्यय। पूंजीगत का मतलब है जितना कुछ आप सृजित करेंगे, कुछ पूंजी सृजित करेंगे। जैसे आपने एक बिल्डिंग का निर्माण करवाया, तो ये आपका पूंजीगत व्यय है। तो ऐसे ही होता है कि जो जैसे कोई हाईवे बनते हैं, कोई बजट का कुछ प्रावधान होता है, कुछ योजनाओं के द्वारा बनाई जाती है, सड़क बनाई जाती है, ऊर्जा, कुछ सब चीजों में जो व्यय होता है उसको पूंजीगत व्यय कहा जाता है। लेकिन जैसे जी प्रशांत त्रिवेदी जी, हम आपके पास आएंगे। आपकी आवाज ठीक ढंग से नहीं आ पा रही है, हमारे दर्शकों तक नहीं पहुंच पा रही है, इसलिए जो आप समझाना चाह रहे हैं शायद हमारे दर्शक पूरी तरह से ना समझ पाएं, इसलिए हम थोड़ी देर बाद आपके पास आएंगे। व्यय जो राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय के बारे में अभी जो हमारे अर्थशास्त्री महोदय ने समझाया है, इसमें अगर जो देखा जाए कि 2024 पहले अगर जो राजस्व व्यय की बात करें और पूंजीगत व्यय की अगर जो हम इसमें बात करें, तो राजस्व व्यय में 2024-25 में 37,09,401, ध्यान दीजिएगा, 37,09,401 रुपए व्यय का अनुमान लगाया गया था। और वहीं पूंजीगत व्यय के लिए 11,11,111 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया था। कुल मिलाकर के अगर जो इसकी तुलना करें, अनिल चौहान जी ध्यान दीजिएगा, अगर इसकी तुलना करें 2023-24 के बजट से, व्यय से, तो एक तरह से देखा गया है कि पूंजीगत व्यय पर 17.10% की बढ़ोतरी की गई है 2023 और 24 से, 24 और 25 में, और राजस्व व्यय में मात्र 6.2% की वृद्धि की गई है। इसको किस तरह से आप देख रहे हैं, और क्या आपको लगता है कि ये बजट में जो किया गया था ये सही है, और अब आगे क्या होना चाहिए, जो 2025-26 का बजट आएगा उसमें क्या होना चाहिए? जी देवेंद्र जी, आपको सभी साथी पैनलिस्टों को और आपके विद्वान दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी नमस्कार। देखिए, सबसे पहले आप इस गंभीर विषय पर परिचर्चा प्रारंभ की, इसके लिए आपको साधुवाद। न्यूज आवर एक महत्वपूर्ण मसलों को लेकर आता है
और अपने दर्शकों के बीच, आम जनता के बीच इस बात को अधिकतर प्रयास करता है कि जो ज्वलंत मुद्दे हैं वो पहुंचे और जनता उसके बारे में जागरूक हो। इसके लिए पहले मैं आपको साधुवाद दूंगा। दूसरी बात देखिए, मेरा ये मानना है कि पूंजीगत व्यय सरकार को और बढ़ाना चाहिए जी। देखिए, जो वैश्विक मंदी का दौर था जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, उस समय जिस तरह से उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को बचाने का काम किया, अमेरिका जैसे देश में बैंक बंद हो रहे थे, बुरा हाल था, उसके बाद आज जो परिवेश है मैं समझता हूं बहुत बेहतर माहौल है और बेहतर परिस्थितियां हैं देश में। चाहे हमारे किसान हो, चाहे उद्योग जगत हो, सभी क्षेत्रों से अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है, अच्छा पैसा आ रहा है। तो सरकार को गंभीर होना चाहिए जी। और पूंजीगत व्यय को इसलिए बढ़ाना चाहिए कि देखिए उसी से पैसे वापस आएंगे। और गंभीर चिंता का विषय देवेंद्र जी ये है कि जो आजादी के बाद से 2014 तक 54 लाख करोड़ का कर्जा था, वो 255 लाख करोड़ के ऊपर चला गया। 5 गुना से अधिक खर्च या 5 गुना से अधिक कर्ज जो देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है और उसका ब्याज जो हम भर रहे हैं वो बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और ऐसे कौन से कारण हैं कि जब प्रधानमंत्री जी विपक्ष में थे तो कहते थे कि हिंदुस्तान का रुपया पतला क्यों हो रहा है। मैं भी एक प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं और जानता हूं कि ये नहीं होना चाहिए। 58 रुपए एक डॉलर के औसत में उस समय रुपए की कीमत थी, जो आज 86-87 रुपए पहुंच चुकी है। तो मात्र मैं समझता हूं 44 रुपए में मनमोहन सिंह जी ने 2004 में सरकार संभाली थी, उसके बाद वो 58 रुपए 14 रुपए सिर्फ बढ़ोतरी हुई थी उसमें। और उस समय मोदी जी कहते थे कि प्रधानमंत्री का चरित्र, सरकार का चरित्र और रुपया लगातार गिरता जा रहा है, और अब इस विषय पर वो बोलने को तैयार नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 14 के पहले जो अर्थव्यवस्था के मामले में, चाहे काले धन की बात हो, चाहे रुपए का गिरता स्तर हो, चाहे कहते थे कि मैं नहीं बोलना चाहते प्रधानमंत्री, तो ये महंगाई, बेरोजगारी और इन विषयों पर अब प्रधानमंत्री और उनकी पूरी सरकार बोलना बंद कर दी है, जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था भाजपा का। अब वादीकरण या दूसरे मुद्दे जिससे किस तरह से ध्रुवीकरण है या धन बल, ईडी, आई का इस्तेमाल करके कैसे चुनाव को प्रभावित है, इसकी बजाय इस लोग जनता को यह जानने का अधिकार देना चाहिए कि साहब पिछली सरकार ऐसे चल रही थी, हम इस स्थिति में क्यों खड़े हो गए। चलिए ठीक है, और आज अर्थव्यवस्था की ये स्थिति क्यों है कि हम कर्ज के बोझ में दे। चलिए ठीक है, इस पर सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए बिल्कुल, और सरकार को राहत देनी चाहिए। ठीक है, हम थोड़ा सा टेक्निकल बातों पर ज़्यादा इस डिबेट में ध्यान देंगे, और क्योंकि बहुत सारे प्रश्न हैं, उनके जवाब लेने हैं, और संक्षेप में अगर जो जवाब आप लोग दें तो ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन ले पाएंगे, अपने दर्शकों को आप लोगों की राय पहुंचा पाएंगे। मोहित गर्ग जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। मोहित गर्ग जी, जैसा कि अभी जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं अनिल सिंह चौहान जी, इन्होंने कहा है कि पूंजीगत व्यय और बढ़ाना चाहिए। हालांकि 17.1% की वृद्धि पर साल के जो पिछले साल का जो बजट था उसमें बढ़ाया गया, अभी और बढ़ाने की बात इन्होंने कही है। क्या लगता है आपको? आप सभी को नमस्कार। जी नमस्कार। मैं अनिल जी की एक बात भी दूंगा और उन्हें धन्यवाद भी दूंगा कि उन्होंने वास्तविक सच्चाई को एक्सेप्ट किया कि इस समय किसान भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, व्यापारी भी अच्छा कर रहे हैं और इंडस्ट्री भी अच्छा कर रही है। तो किसी भी सरकार में अगर ये सब तीनों वर्ग अच्छा करते हैं तो निश्चित तौर पर उसमें सरकार की नीतियों का ही योगदान होता है। और डेफिनेटली किसान की, व्यापारी की, इंडस्ट्रियलिस्ट की मेहनत भी बहुत मायने रखती है, मगर उनको जो माहौल मिलता है वो सरकार की नीतियों से मिलता है। और मैं अनिल जी की इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि सरकार को पूंजीगत व्यय और बढ़ाना चाहिए, मगर पूंजीगत व्यय बढ़ाने के लिए सरकार को अपना, आवाज आ रही मेरी? हेलो, आवाज आ रही है? जी आ रही है। हाँ, सरकार को अपना बजट बैलेंस भी, डेफिसिट और रेवेन्यू दोनों देखना पड़ता है। मगर आप देखें इस समय देश के कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो रहा है, सड़कों का, रेल का, ब्रिजेस का, इसमें मैक्सिमम खर्चा सरकार का होता है। और आज हम दुनिया में नंबर 1 है इन टर्म्स ऑफ स्पीड, कि हम किस गति से सड़कें बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, ट्रेन का नेटवर्क बढ़ा रहे हैं। तो इन सब चीजों में पूंजीगत व्यय होता है, उसको लगातार सरकार बढ़ा रही है और ये सबको दिख रहा है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई सरकार अपनी वाहवाही लूटने के लिए ऐसा कर रही है। ये आप देख सकते हैं कश्मीर में कितना डेवलपमेंट हो रहा है, जो कश्मीर को एक तरह से
पूर्व की सरकारों ने एकदम उसको मान रखा था कि वो हमारा है, बट हम वहां कुछ नहीं कर सकते। तो पहले वहां पर राजनीतिक परिदृश्य को ठीक किया गया, सुरक्षा की व्यवस्थाओं को ठीक किया, और लगातार वहां पर केंद्र सरकार वहां पर विकास के काम कर रही है। तो क्या आपको लगता है कि 2025-26 में जो आप बजट ला रहे हैं, आपकी सरकार जो बजट ला रही है, वो पूंजीगत व्यय पर विशेष ध्यान देगी और कुछ बढ़ाएगी? हाँ, निश्चित तौर पर बढ़ाएगी, क्योंकि पूंजीगत जो कि जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ हो रही है, पूंजीगत व्यय को बढ़ाना ही होगा। और मैं आशा करता हूं कि विद्वान वित्त मंत्री जी इस पर जरूर ध्यान देकर इसे बढ़ाएंगी। और जहां तक अनिल जी ने डॉलर की बात की थी, तो डॉलर सिर्फ डॉलर का घटना या बढ़ना वैश्विक स्थिति पर निर्भर करता है। और आप इस समय देखें, दुनिया के कितने देश लड़ रहे हैं, चाहे वो इजराइल गाजा इराक का युद्ध हो, चाहे आप रशिया यूक्रेन का युद्ध हो, तो आप देखिए किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में पेट्रो प्रोडक्ट्स का कितना होता है। गैस हो गई, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए, गैस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का एक बड़ा सप्लायर है रशिया, ईरान, गल्फ। तो ये सब आपस में युद्ध में उलझे हुए हैं, ये सब अपनी अर्थव्यवस्था को बचा रहे हैं। इसके कारण इन्होंने जो पेट्रो प्रोडक्ट्स का रेट है, क्रूड ऑयल का रेट है, वो जमीन आसमान को छू रहा है। तो उससे पूरे दुनिया के देशों की अर्थव्यवस्था पर फर्क पड़ रहा है। तो आपको जो डॉलर में जो रेट में परिवर्तन आया, उसका सबसे बड़ा कारण, दुनिया भर की करेंसी डेफिसिट हो रही है डॉलर के सामने, उसका कारण है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, और वो उसका मुख्य मुद्दा है युद्ध। जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हम आएंगे और इस पर भी विस्तृत चर्चा करेंगे आगे, लेकिन अभी नहीं। अभी हम प्रशांत त्रिवेदी जी के पास जाना चाहते हैं। प्रशांत त्रिवेदी जी माफ कीजिएगा, प्रशांत त्रिवेदी जी, सवाल यहां पर यह है कि बजट, वो कौन सा बजट बेहतर होता है? अगर जो मान लीजिए पूंजीगत व्यय बढ़ाया जाए तो क्या इसे बढ़िया बजट माना जाएगा? और क्या वर्तमान परिस्थितियों में सरकार जो है, अगर जो पूंजीगत व्यय बढ़ाए तो ये बेहतर स्थिति होगी? मेरी आवाज आ रही है? जी, आ रही है। तो आवाज जी जी। मतलब ये बात बिल्कुल अनिल जी की भी सही है, और ये प्रवक्ता की सही है। पूंजीगत बजट बढ़ाना चाहिए, और किसी भी अर्थव्यवस्था की वृद्धि के लिए एकदम जरूरी है कि पूंजीगत जो बजट है वो ज्यादा से ज्यादा रहे। लेकिन इसकी एक सीमा, जैसे अगर आप लगातार पिछले 15 सालों का बजट देखें, तो पिछले साल का जो बजट है 11 लाख करोड़ से ज्यादा जो बजट हुआ है पूंजीगत व्यय, ये एक अपने आप में रिकॉर्ड, ये बहुत बड़ा पूंजीगत बजट है। और मुझे लगता है इस साल और इससे ज्यादा पूंजीगत बजट आएगा, बढ़ेगा, इसमें पूंजीगत व्यय में ज्यादा भारी मात्रा में वृद्धि की जाए। लेकिन आप राजस्व व्यय को ज्यादा कम नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास जो पूरा संरचना है, प्रशासन है, सेना है और सारी चीजें हैं, उन सब में आप ऑलरेडी आप खर्च करना ही करना है। आप किसी को पेंशन देना बंद नहीं कर सकते, आप किसी को वेतन देना बंद नहीं कर सकते, और जैसे कोई भी सरकारी कार्यालय है या कोई ऐसी जहाँ चल रहा है, वहां का जो रोजमर्रा खर्च, ये वैसे समझिए जैसे आप घर है, घर पे आप बचत जो करते हैं, कोई कि आप घर बनवा ले या आप कोई जो है सेविंग बड़ी कर ले, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप अपने जो खाने में पहनने में जो खर्च होता है उसको कटौती कर। तो वैसे ही ज्यादा नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं, पिछले 2-4 साल से लगातार बजट जो बजट है उसको वृद्धि ही की जा रही है जी। रेलवे बजट में जो लगभग 2,55,000 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर में व्यय किया गया, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड। और संरचना के लिए 2,65,000 रुपए केवल NHAI के लिए व्यय किया गया, ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और जो ये सरकार है उसका ये कहना है कि अगले 5 साल में हम लगभग 11 लाख करोड़ रुपए और संरचना में व्यय करेंगे, और यह संरचना पूरी के पूरी पूंजीगत व्यय ही होता है जी। तो ये भी अपने आप में रिकॉर्ड है। जैसे जल जीवन मिशन में लगभग 70,000 करोड़ से थोड़ा ज्यादा ही आवंटन है, ये भी एक अपने आप में बजट है। तो सरकार लगातार इस बारे में प्रयास कर रही है कि पूंजीगत व्यय उसका बढ़ाता चला जाए, लेकिन उसकी एक सीमा है, बहुत ज्यादा
नहीं बढ़ाया जा सकता, ऐसा नहीं किया जा सकता कि 50-50 है, लेकिन अगर 20 से 25% भी पहुंच जाता है तो एक चीज और बता दूं कि हमारे देश में कोरोना पीरियड के बाद लगातार बजट घाटा पहुंच जाता है। राजस्व जो हम घाटे पे आएंगे, हम आएंगे उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन अगर जो व्यय पर हम लोगों ने बात कर लिया जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी, व्यय को कम, जो घाटा है उसको कम करने के लिए भी ब्याज देना पड़ता है, और ब्याज राजस्व व्यय है, इसलिए उस ब्याज को भी कम नहीं किया जा सकता, इसलिए भी राजस्व बढ़ता है। चलिए अब हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे, अभी तक तो व्यय की बात की, अब आय की भी बात कर लें कि 2024-25 में कितने आय का अनुमान किया गया था और ये आय कहां कहां से प्राप्त होती है। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि जो ग्राफिक्स जो 3 है, माफ कीजिएगा, हाँ, प्राप्तियां 2C वो आप फ्लैश करें तो बेहतर होगा। जो राजस्व प्राप्तियां अगर जो आप फ्लैश करें फुल स्क्रीन तो बेहतर होगा कि यहां पर जो प्राप्तियां हैं 2024-25 में ये 31,29,200 करोड़ की आंकी गई थी, अनुमान लगाया गया था, और पूंजीगत प्राप्तियां जो हैं वो 78,000 करोड़ यहां पर आंकी गई थी। ये प्राप्तियां हैं। इनमें से अगर जो बात करें ऋणों की, यानी कि अगर इनमें से बात करें ऋणों की रिकवरी से 28,000 करोड़ और अन्य प्राप्तियों से 50,000 करोड़ की रिकवरी की बात यहां पर की गई थी। यानी कुल प्राप्तियां ये जो चीजें हैं। अब हम पुनः आना चाहेंगे अपने अर्थशास्त्री विद्वान प्रशांत द्विवेदी जी के पास। प्रशांत द्विवेदी जी, आपसे अभी हमने राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियों की बात की, आपने राजस्व व्यय के बारे में भी बताया, तो राजस्व प्राप्तियां, आखिर ये राजस्व प्राप्तियां क्या हैं और कहां कहां से राजस्व इकट्ठा किया जा सकता है, ये आप पहले हमारे दर्शकों को समझा दें, और पूंजीगत प्राप्तियां क्या होती हैं ये बता दें, फिर हम अपने मेहमानों के पास चलें आगे जल्दी से। सर, जो सरकार जो कर लेती है, जैसे प्रत्यक्ष कर, इनकम टैक्स हो गया, कारपोरेट टैक्स हो गया या जीएसटी हो गया, यानी कि जिसके बारे में सरकार को कुछ देना नहीं है उसको राजस्व प्राप्तियां कहते हैं। उससे सरकार को कुछ देना नहीं, लेकिन जो जिससे सरकार कुछ बेचती है, जैसे कंपनी सरकार बेचती है, अपनी निवेश करती है, या फिर कोई ऋण सरकार उसको वापस ले लेती है, यानी कि ऋण भी जो है दिया था वो भी वापस ले लिया किसी दूसरे या किसी कंपनी को, तो उसको कहा जाता है पूंजीगत प्राप्तियां। यानी पूंजीगत प्राप्तियों से जैसे व्यय में है ऐसे आय में भी है कि आपका जो है वो कम होगा, कहा जाता है पूंजी प्राप्तियां, और राजस्व प्राप्तियां जिसमें आपका कुछ घटेगा नहीं, उतना आपको आएगा, उसके बदले सरकार को कुछ देना नहीं होगा। मतलब हम ये मान लें कि जो राजस्व प्राप्तियां हैं वो प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर हैं, वो जो जिससे उन्हें फायदा होता है, यानी कि जो उन्हें आय होती है वो राजस्व है, और बाकी जो है वो पूंजीगत प्राप्तियां हैं, ये मान लिया जाए। शुल्क है वो भी राजस्व में आ जाएगा जी। ये मानिए जिससे सरकार कुछ देना नहीं है, कहीं दंड लगा दिया, शुल्क लगा दिया, वो भी राजस्व प्राप्ति जी, बिल्कुल बिल्कुल, दंड भी उसमें राजस्व प्राप्ति के अंतर्गत आता है। अब हम आना चाहेंगे अनिल जी के पास। राजस्व प्राप्तियां यानी कि जो 24 और 25 में की गई थी, 31,29,200 का अनुमान लगाया गया था, करोड़ रुपए का, 31,29,200 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया था, जो कि पिछले बजट से 14.7% अधिक था। यानी कि 2023-24 से 14.7% अधिक था। और वहीं पूंजीगत प्राप्तियों का अनुमान 78,000 करोड़ लगाया गया, जो कि पिछले बजट से 29% अधिक है। क्या लगता है कि इस बार सरकार कहां से ज्यादा आय कर सकती है? उसको और ज्यादा आय करनी चाहिए?
ना है कि सरकार जिस तरह से चीजों को सेंट्रलाइज कर दी है, मतलब आर्थिक असमानता का जो वातावरण 10 सालों में बना है देश में, अद्वितीय है। कुछ लोगों से ही सिर्फ टैक्स प्राप्त हो रहे हैं, या जो कहना चाहिए शुल्क प्राप्त हो सकता है, जीएसटी प्राप्त हो सकती है। आप असंतुलन है पूरी तरह। आप देखिए कि जो आवश्यक चीजें हैं उसमें ज्यादा जीएसटी लगा दी गई है, जो आवश्यक नहीं है उन चीजों में कम जीएसटी है। तो मतलब ये ताना बाना, ये जाल जो सरकार ने बनाया है, मेरा ये मानना है कि ये चंद लोगों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। आपने देखा होगा कि जो छोटे उद्योग हैं या छोटे व्यापारी हैं, उनको एक समाप्त करने का षड्यंत्र चल रहा है। और जो 2, 4, 5 बड़े चंद 2 से 3% लोग हैं देश में, और 2 से 3% कह लीजिए या 4-5 लोग ही कह लीजिए, जिनके लिए पूरी पॉलिसीज बन रही है, ये मेरा मानना है कि देश में जो हमारी प्राप्तियां हैं उसको प्रभावित करने का काम कर रहा है। हमने जिस स्पीड से सार्वजनिक उपक्रम बेचे और जिस तरह से सरकारी जो कंपनियां हैं, चाहे बीएसएनएल हो, चाहे इस तरह की दूसरी हो, इन कंपनियों को कहीं ना कहीं इग्नोर करके 2-3 लोगों की प्राइवेट कंपनियों को हमने दबाव डालकर या एक वातावरण बनाकर सिर्फ 2-3 लोगों को आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए जो नीतियां बनाई, उससे प्राप्तियों पे बड़ा फर्क पड़ा और जन कल्याण पे भी फर्क पड़ा। देखिए, प्राप्तियां बस महत्वपूर्ण नहीं है, सरकार लोकतंत्र में सिर्फ व्यापारी नहीं है। सवाल इस बात का है कि हमें बड़ी संख्या में लोगों को उपकृत करना है। अगर हमारा लाभ कम भी हो रहा है तो एक बड़ी संख्या में लोग हो जिनको उसका फायदा मिले। लेकिन यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद आप देखिए कि लगभग 2 से 3% लोगों के पास आधे से ज्यादा संपत्ति केंद्रित हो गई, धन केंद्रित हो गया, और सार्वजनिक उपक्रम भी 2-3 लोगों को पूरी ऐसी पॉलिसीज बना के बेचा जा रहा है। तो ओवरऑल में यह है कि जो अधिकतम संख्या है, जनसंख्या है देश की, वो कहीं ना कहीं उपेक्षित हो रही है। बेरोजगारी इसीलिए 40-45 सालों में चरम पर है। और आप देखिए कि सार्वजनिक उपक्रम या शासकीय क्षेत्रों में नौकरियां कम हुई, प्राइवेट सेक्टर्स में भी नौकरियां कम हुई, और जो 2-3-4 उद्योगपति हैं उन्होंने लगातार टेक्निकल चीजों को अपनाया। छोटे उद्योगों का बंद होना यह दुखद है लोकतंत्र के। सिर्फ यहाँ प्राप्तियों के साथ साथ जन कल्याण की जो भावना दोनों हाथों से सरकार करती है काम, कि एक तरफ हमारी इनकम भी होती रहे, दूसरी तरफ जन कल्याण भी होता रहे। मैं ये मानता हूं, देखिए, कि सरकार इसमें फेल है और सरकार ने सुनियोजित ढंग से तूफान की रफ्तार से, मैं कहूंगा कि विश्व में इतनी तेज गति से कोई पैसा नहीं कमा पाया जैसा हमारे यहाँ 1-2 लोगों ने कमाया। और ये उदाहरण सबके सामने है। मैं आज के डिबेट में उनका नाम नहीं लेना चाहता। तो उनको उपकृत करने के लिए और चंदा वसूली करके काम देने के लिए ये जो काम चला, इससे देश का हित प्रभावित हुआ, बजट भी कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ और अधिकतर लोगों का हित प्रभावित हुआ। जी, यानी कि आप विनिवेश की बात ज्यादा कर रहे हैं कि 50,000 करोड़ रुपए विनिवेश से प्राप्त करने का अनुमान था। अब तो जो आर्थिक समीक्षा आएगी उसमें कितना ये प्राप्त किए हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये 51% था विनिवेश का अनुमान जो लगाया गया था 2024-25 के लिए। हम आना चाहेंगे अपने मेहमान मोहित गर्ग जी के पास। मोहित गर्ग जी, विनिवेश पे आपत्ति है अनिल सिंह चौहान जी को, तो क्या विनिवेश इस बार बढ़ेगा? क्योंकि 51% विनिवेश जो पिछले 2023-24 के जो आंकड़े हैं उससे ज्यादा, 51% ज्यादा जो है अधिक विनिवेश का अनुमान इस बार लगाया गया था। तो क्या लगता है कि अगले जो आने वाला बजट है 1 फरवरी को, उसमें अनुमान ये और आगे बढ़ेगा, विनिवेश जारी रहेगा? देखिए, अनिल जी को मैं बताना चाहूंगा कि जितनी कंफ्यूज बजट और आर्थिक पॉलिसीज को लेकर मनमोहन सिंह जी जैसे अर्थशास्त्री के शासन में सरकार थी कांग्रेस की, उसका तो उदाहरण दुनिया में कहीं नहीं मिलता। अब बीएसएनएल की जो दुर्गति हुई वो कब शुरू हुई? इनके शासनकाल में हुई। और बीएसएनएल की बात कर रहे हैं, अभी 10,000 करोड़ का बेल आउट पैकेज सरकार ने बीएसएनएल को दिया है। बीएसएनएल रिवाइव कर रही है। बाकी जो कंपनीज वहां पर बीएसएनएल के सामने आई, वो इनके शासन में बहुत अच्छी बात है कि और कंपनियों के आने से व्यापार व्यवसाय स्पर्धा बढ़ी है। मगर बीएसएनएल का ठीक है, हमारे ऊपर फोड़ते हैं। सार्वजनिक उपक्रम, कौन सा उपक्रम बेच दिया बताइए आप? और जितने भी एयरपोर्ट्स की और जिनकी बात कर रहे हैं, इसका ग्लोबल टेंडर होता है, दुनिया भर की कंपनियां डालती हैं और उसको कोई भी आदमी कहीं भी बैठ के एक्सेस कर सकता है। किसी कंपनी को, कंपनी विशेष को कोई मुनाफा नहीं दिया गया, कोई उनके साथ
पार्शलिटी नहीं की गई कि अंतरराष्ट्रीय ग्लोबल टेंडर होता है वो ई टेंडर होता है। अगर मैं अमेरिका में बैठा हूं तो बिना किसी को पता चले मैं रात को 12 बजे भी ई टेंडर से अपनी बिडिंग कर सकता हूं। तो और आज की डेट में आप देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो है एयरपोर्ट्स का या और चीजों का, दुनिया में हिंदुस्तान के एयरपोर्ट को कोई गिनता नहीं था। आज टॉप 10 एयरपोर्ट्स में मुंबई और दिल्ली की गणना होती है। फिर ये बात कर रहे हैं बेरोजगारी की, ईपीएफओ ने 4 करोड़ लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया। ईपीएफओ में रजिस्ट्रेशन कौन कराता है? जिसको पेंशन ग्रेच्युटी मिलने वाली होती है। पेंशन ग्रेच्युटी किसको मिलती है? जो नौकरी करता है। फिर ये सामाजिक उत्थान की बात कर रहे हैं, आयुष्मान योजना किसको मिल रही है? अभी रिसेंटली सरकार हम उस पे भी आएंगे, उन सारी योजनाओं का विस्तार से हम चर्चा करेंगे, उन पे भी आएंगे, उन पे कितना बजट खर्च हो रहा है, कम हुआ है कि ज्यादा हुआ है, इन सब पे चर्चा करेंगे। लेकिन विनिवेश की जहां तक बात है तो विनिवेश जो है, विनिवेश से प्राप्तियां 51% का ज्यादा अनुमान लगाया गया था और इस बार हो सकता है कि विनिवेश पे सरकार और अधिक ध्यान दे और उसकी प्राप्तियां हों। अब हम पुनः आना चाहेंगे अपने मेहमान जो हमारे साथ अर्थशास्त्री महोदय हैं, प्रशांत त्रिवेदी जी। त्रिवेदी साहब, विनिवेश जो लगातार सरकार ये कर रही है उससे प्राप्त कर रही है, जैसे पिछली बार जो 61,000 करोड़ का अनुमान लगाया था, लेकिन प्राप्त हुआ था 33,123 करोड़। इस बार 50,000 करोड़ का अनुमान लगा है विनिवेश का, तो प्राप्त होगा वैसे ही, अगर जो मान लेते हैं कि पुराना आंकड़ा ही आ जाए ये आर्थिक समीक्षा में, तो इतना प्राप्त हुआ मान लेते हैं। ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए विनिवेश जो हो रहा है भारत में वो कितना लाभकर है? प्राप्तियां तो हो रही हैं। देखिए देवेंद्र जी, विनिवेश शुरू हुआ 1991 के बाद जब उदारीकरण और बहुत सारे भारत की ऐसी कंपनियां थी जो बहुत ही स्थिति, सरकार उनमें कुछ अंश प्राइवेट को देकर और उसके बाद उसको परिचालन शुरू कर दिया और वो बहुत अच्छा भी काम कर। तो उसके बाद से हर साल विनिवेश का बजट में अनुमान रहता है और विनिवेश आता ही है। लेकिन अब पिछले 2-3 साल से विनिवेश की जो पूंजी है वो लगातार घटती चली जा रही है और आप बजट आएगा 1 फरवरी को देख लीजिएगा कि 50,000 करोड़ अनुमान से इनका 30,000 करोड़ से ज्यादा विनिवेश से पैसा नहीं आने वाला है। और अब बहुत बड़ा स्रोत नहीं रह गया है। आज से 10 साल पहले विनिवेश से लगभग 2.5 से 3 लाख करोड़ तक रुपए भी आए। मोदी सरकार की 2017-18 की 2019 में एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा है, लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए विनिवेश से आए थे। तो विनिवेश की जो एक थी आज से 35 साल पहले शुरू हुई जो कहानी थी, वो धीरे धीरे अब जो कंपनियां हैं वो महारत्न कंपनियां हैं, मिनी रत्न कंपनियां हैं, नवरत्न कंपनियां हैं, ये सब बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। तो अब उनको सरकार देने से सरकार को घाटा हो रहा है, बल्कि उससे लाभ हो रहा है। जैसे मैं आपको उदाहरण बताऊं, एसबीआई बैंक इस बार सबसे ज्यादा जो है फायदा प्राप्त करने वाला बैंक रहा है सार्वजनिक उपक्रमों में। इसके अलावा जो पेट्रोलियम के जो कंपनियां है, भारत पेट्रोलियम, सब बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त कर रही है। लाभ प्राप्त कर रही है उसको सरकार नहीं बेच रही है, तो कुछ अंश जरूर है, लेकिन वो पूरी तरह से नहीं। इसलिए इस साल देखा रहा था पूरे साल भर में कोई बहुत बड़ा विनिवेश नहीं हुआ है। जो एक होता था कि बहुत कोई कंपनी, जैसे इसके पहले वाले में LIC का कुछ % बेचा गया था, तो लगभग सरकार को काफी फायदा हुआ था, लगभग 1 लाख करोड़ रुपए तक फायदा होता। लेकिन अब उतनी कोई कंपनी बची नहीं है, इसलिए विनिवेश कोई बहुत बड़ा इशू अब हमारी अर्थव्यवस्था में रह नहीं गया। जी, इशू नहीं रह गया है, चूंकि अब समय भी इजाजत नहीं देता कि इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। हालांकि अभी घाटे पर भी बात होनी शेष है, हम कल करेंगे घाटे पर बात, क्योंकि जो घाटा होता है कितने प्रकार का होता है, कैसे घाटा होता है और इस घाटे को सरकार कैसे पूरा करती है और आने वाला बजट कितने घाटे का हो सकता है, इस पे भी कल हम अनुमान लगाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो केंद्रीय बजट पेश होने वाला है। केंद्रीय बजट 2025-26 1 फरवरी को आएगा।
उससे पहले हम अवलोकन कर रहे हैं पुराने जो हमारे बजट पेश किए गए हैं 2024-2023, ये सब का अवलोकन हम कर रहे हैं, लगातार अवलोकन कर रहे हैं और ये अनुमान लगा रहे हैं, पार्टियों की राय भी ले रहे हैं कि आखिर उनका क्या विचार है, क्या कमियां रह गई हैं जो अगले जो बजट में उनकी उम्मीद है कि इससे पूरी हो सकती हैं और ये करना चाहिए सरकार को। तो अभी हमने आपको ये सारी चीजें बताई कि बजट क्या है, राजस्व व्यय क्या है, राजस्व आय क्या है, राजकोषीय जो पूंजीगत व्यय क्या है और पूंजीगत प्राप्तियां क्या हैं। अब रह गई बात कि घाटा क्या है, मुनाफा क्या है, इसकी चर्चा हम कल करेंगे सुबह यानी दोपहर ये कह सकते हैं 12 बजे। फिलहाल इस कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।